देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस नक्शे में आमूल चूक परिवर्तन होगा। अब परम पूज्य गुरुदेव समझा रहे हैं कि तृतीय विश्व युद्ध जो था उसकी तैयारी जिस कारण चली और तलवारें लगभग निकल चुकी थी मैदानों से और भिड़ने को तैयार थी। जहाँ तक इस नक्शे की परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं उसका आशय ये है कि आने वाले समय में धरती की पूरी संपदा का समान वितरण होगा। आगे हम जो स्वाध्याय करेंगे उसका मूल जो है वो ये है कि धरती की संपदा का समान रूप से वितरण होगा, क्योंकि ईश्वर ने अपनी संतानों को इस धरती पर मिलजुल कर रहने के लिए भेजा है, तो इसकी तमाम संपदा के भी वे अधिकारी हैं। ये नहीं हो सकता कि जैसे किसी एक देश में कोई वस्तु निकल रही है तो उस पर उसी देश का अधिकार होगा। नहीं, उस पर अन्य जो लोग हैं दूसरे देशों में जो रहते हैं उनका भी पूरा पूरा अधिकार होगा। बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है कि क्यों आखिर एक देश अपनी संपदा को दूसरे देश को देने के लिए तैयार होगा, या वहाँ की जो भी वस्तु है जिस पर उसका अधिकार है वो आखिर क्यों बांटेगा किसी के साथ। तो इस में परम पूज्य गुरुदेव यही बता रहे हैं कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसमें आमूल चूक परिवर्तन होगा। कैसे होगा, कौन करेगा ये परिवर्तन, इसी पर आधारित आइए स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी जिस कारण चल पड़ी थी और कटारें एक दूसरे की छाती पर रखकर जिस कारण भिड़ गए थे उसका कारण था गुटों का, वर्गों का शासन। यह कब से चला इसकी चर्चा निरर्थक है, पर होता यह रहा है कि समर्थ गुटों ने अपने कब्जे में जमीन का और वहाँ रहने वाले दुर्लभ लोगों का शोषण आरंभ कर दिया। संक्षेप में यही शासन तंत्र है। आदिम काल से लेकर अद्यावधि उसका स्वरूप थोड़े हेर फेर के साथ ऐसा ही चलता रहा है। जापान पर 2 बम गिरने और उससे आत्मसमर्पण करा लेने में जिन शासकों को उत्साह मिला वे सभी उपयुक्त प्रकार के वर्ग शासन के आधार पर चल रहे थे। यह पद्धति ही विषबेल है। जब से यह चली है तब से तत्कालीन साधकों ने अनुरूप युद्ध होते रहे हैं और जब तक युद्ध रहेगी तब तक ये युद्धों का कभी अंत नहीं होगा। आज चिंता इसलिए अधिक है कि अणु आयुधों से व्यापक विनाश की संभावना है। यदि अटल भी जाए तो भी दूसरे साधनों से अगले दिनों युद्ध होते रहेंगे, कारण कि उसके मूल में समर्थ वर्गों द्वारा दुर्लभ वर्गों का शोषण उसकी आधारभूत विधि व्यवस्था है। इसी आधार पर देशों की विभाजन रेखाएं बनी है। यदि ऐसा न होता तो देशों का विभाजन भौगोलिक सुविधा के आधार पर हुआ होता। उसमें एक और विशेषता होती, पिछड़े समुदाय का वर्चस्व रहता। प्रगतिवान वर्ग उन्हें ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने की अपनी जिम्मेदारी अनुभव करता। समर्थ लोग थोड़े होते हैं, असमर्थ अधिक। इसलिए बहुमत के मार्गदर्शन एवं सुधार परिष्कार की जिम्मेदारी प्रगतिशील अल्पमत को उठानी पड़ती है। पर आज वैसा कहाँ है। मुट्ठी भर समर्थ लोग अपने बुद्धि बल, शासन बल, ज्ञान बल और साधन बल के सहारे जितने क्षेत्र पर चाहे कब्जा कर लेते हैं और उसे अपना कहने लगते हैं। यह जंगल का कानून हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हुई। देशों का वर्तमान सीमा विभाजन और उन पर गुटों का आधिपत्य यह है संघर्षों का मूलभूत कारण। यह तो छीना झपटी हुई। जो जितना बलिष्ठ होगा वह उसी अनुपात में अपने से छोटों को डराने धमकाने में, शिकंजे में कसे रहने में सफल होगा। इस स्थिति में महत्वाकांक्षाएं कुसमुसाती रहेंगी और जब भी अवसर दिखेगा वो फूट पड़ेगी।
सामंत युग से यही होता रहा है। जिसके पास डकैती का जमघट जितना अधिक हुआ वह उसी उत्साह में पड़ोसियों पर चढ़ दौड़ता था और उसके राज्य को लूट खसोट के उपरांत अपने में मिला लेता था। अब तरीके बदल गए हैं। अब लड़ाइयाँ इतनी खुली नहीं होती, उन पर सिद्धांतवाद के आवरण उड़ाए गए हैं। फिर भी तथ्य एक ही है कि समर्थ वर्ग पड़ोसी अथवा दूरवर्ती देशों को किसी न किसी बहाने अपने चंगुल में फंसाए रखना चाहते हैं, ताकि उन्हें अधिक शोषण करने, अपने वर्ग को अधिक समर्थ बनाए रहने का अवसर मिलता रहे। मुद्दतों से देशों की सीमाएं कुछ ऐसी बन गई हैं जो हमें स्वाभाविक प्रतीत होती हैं। जो जहां कब्जा किए बैठा है वही उसका न्यायोचित अधिकार प्रतीत होता है। पर यदि वस्तुतः न्याय एवं औचित्य को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जाए तो बात कुछ दूसरी ही प्रतीत होती है। धरती पर उत्पन्न होने वाले सभी धरतीपुत्रों के लिए उसके उत्पादन में समान भागीदारी कहाँ है? वरिष्ठ लोग अपनी सुख सुविधाओं को स्वेच्छा से कम करके कनिष्ठों को अधिक सुखी संपन्न बनाने के लिए प्रयत्नशील कहाँ रहते हैं? यदि ऐसा रहा होता तो गुट बनने और क्षेत्रों पर कब्जा करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? सभी भूमि गोपाल की ही समझी जाती और उसके हर क्षेत्र में हर किसी को समान लाभ लेने का अवसर मिलता। देशों के नाम पर विभाजन रेखाएं न होती, यदि होती तो उसका कारण वर्गवाद न होकर भौगोलिक यातायात आदि की सुविधाओं को ध्यान में रखा गया होता। खनिज तेल मध्य पूर्व के कुछ 1 अरब देशों में बड़ी मात्रा में निकलते हैं। आधिपत्य उन्हीं मुट्ठी भर लोगों का है, जबकि भूमि सबकी होने के कारण उस संपदा पर स्वामित्व सभी का होना चाहिए। अफ्रीका और अमेरिका की ढेरों जमीनें खाली पड़ी है, जबकि चीन और भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों को उसकी कोताही के कारण अनेक असुविधाएं सहनी पड़ती हैं। यह संसार एक परिवार होना चाहिए और उसकी भूमि सभी की भूमि, सभी उसके उत्पादन के समान लाभ उठाएं। अनीति यहाँ से शुरू होती है कि किसी क्षेत्र के निवासी उस पर अपना आधिपत्य जमाते हैं और वहाँ के उत्पादनों को अपनी ही मुट्ठी में रखना चाहते हैं। अनीति में सबसे बड़ी बुराई यह है कि बड़ा ताकतवर छोटे को सहन नहीं करता। फलतः किसी छोटे से बड़ा कोई बनता ही रहता है और छोटे से उद्ध्वस्त करने के लिए मचलता रहता है। छोटे या बड़े युद्ध अब तक इसी कारण होते रहे हैं और यदि यह सिलसिला चलता रहा तो उसका अंत कभी भी नहीं होगा। पिछले लेखों में यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि देवी शक्तियाँ सीने पर गोली रखकर पीछे हट कहने वालों से भी किसी पर सामयिक राजीनामा करा ले देंगी। आगे बढ़े तो खैर नहीं के उद्घोष दोनों ओर से हो रहे हैं। ऐसी दशा में जिन्हें अपनी हस्ती नेस्ताभूत नहीं करवानी, समझदारी से काम ले सकते हैं और बहादुरी के साथ पीछे हट सकते हैं। फिलहाल का युद्ध टल सकता है। हमारी दावेदारी और भविष्यवाणी सही सिद्ध हो सकती है कि युद्ध सुनिश्चित रूप से टल जाएगा। निशाना सदी लगी हुई अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें फिलहाल रुक जाएंगी, पर इससे होगा क्या? युद्ध अकेला बारूद से ही थोड़ा लड़ा जाता है। असली युद्ध तो आर्थिक लड़ाई है। ये खाई वर्तमान देश विभाजन की सीमा के रहते यथावत बनी रहेगी और कल न सही परसों कोई न कोई स्वरूप लेकर इस प्रकार के न सही उस प्रकार के युद्ध का मोर्चा खड़ा कर देंगी। बर्बादी एक तरह की न सही दूसरे तरह की होगी। फिर समाधान क्या हुआ? अब की बार समस्याओं का समाधान किस्तों में नहीं, एकमुश्त ही होना है। अणु युद्ध ही नहीं रुकेगा, देशों की है विभाजन रेखा भी हटेगी जो वर्गों ने गुटों ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कब्जा जमाकर बना ली है। वर्तमान नक्शे में जो देश जहाँ दिखाई देता है वहाँ उनमें से एक भी न रहेगा। एक विश्व राष्ट्र का निर्धारण होगा और यदि उसकी प्रशासनिक, औद्योगिक या यातायात सुविधा के कारण वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ेगी तो वह कट या बंट भी जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव इतनी बड़ी बात कह रहे हैं जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में असंभव नहीं बल्कि अस्वाभाविक भी है। कैसे होगा ये सब? कैसे लोग अपनी जगह पर कब्जा जमाने देंगे? कैसे लोग अपनी संपदा का बंटवारा करेंगे? बिल्कुल ही असंभव। ये सुधार की पराकाष्ठा बताई गई है। आखिर ऐसा कैसे होगा? यह सुनने और सोचने वालों को असंभव जैसा लगता होगा। अमेरिका क्यों इतनी भूमि पर से कब्जा समेटेगा? रूस क्यों अपनी मित्र मंडली के रहते सदस्यों को ढील देगा? चीन क्यों अपने कब्जे में इतने क्षेत्र को वर्गीकृत करेगा?
तेल वाले देश क्यों अपने उत्पादन में से दूसरों को हिस्सा देंगे? कदाचित कोई भी स्वेच्छा से इसके लिए तैयार न होगा, खासतौर से समृद्ध और समर्थ देश। गरीबों की वहाँ आवाज़ ही कौन सुनता है? उनके पास सामर्थ्य ही कहाँ है जो विश्व के पुनराविभाजन के लिए दबाव डाल सके? वर्तमान परिस्थितियाँ यही बताती है कि ऐसा परिवर्तन जैसा इन पंक्तियों में लिखा जा रहा है असंभव है। पर इससे आदमी अपने समय में जो सोचता है वही भविष्य में होता रहे, ये आवश्यक नहीं। देशों की भौगोलिक, आर्थिक और बौद्धिक स्थिति में पिछले दिनों कितना परिवर्तन हुआ है, इसे देखकर चकित रह जाना पड़ता है। प्रथम महायुद्ध के बाद दूसरे में और दूसरे के बाद वर्तमान में क्या अंतर हुआ, और यदि आर्थिक और राजनीतिक विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो प्रतीत होगा कि दुनिया में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। इतने आश्चर्यजनक जो कदाचित उस समय के लोगों के गले बिल्कुल भी न उतर सकते होंगे। हिटलर के उत्थान और पतन के दिनों वाली बात पर ही दृष्टि अगर डाली जाए तो प्रतीत होगा कि उन थोड़े से दिनों में ही इतना कुछ यूरोप में बदला जिसकी इससे पूर्व किसी ने भी कल्पना तक नहीं की होगी। युद्धों का निराकरण अब की बार अंतिम रूप से होने वाला है। अणु बम रुकें और रासायनिक बम न चलें, ऐसी छोटी हेराफेरी के लिए दैवी शक्तियों को बीच में क्यों आना पड़ता? इतना तो आदमी की मोटी अक्ल भी कर सकती है। यदि भगवान भी हस्तक्षेप करता है तो युद्ध टल जाए, तो उससे इतना और भी करना पड़ेगा कि देशों का वर्तमान सीमा विभाजन और उसका आधारभूत कारण भी हटे। अगले दिनों धरती का नक्शा तो यही रहेगा, पर उसमें जो अनेक छोटे बड़े देश दिखाई पड़ते हैं वे न रहेंगे। एक विश्व की, एक राष्ट्र की कल्पना तो मुद्दतों से की जाती रही है। वसुदेव कुटुंब का प्रतिपादन तो मुद्दतों से होता रहा है, पर अब की बार सचमुच ही कार्यान्वित होकर रहेगा। समर्थ गुटों में एक ही सबसे बड़ा गुट है, और वो है पिछड़ा वर्ग, जो ज्ञान की दृष्टि से, साधनों की दृष्टि से और अनुभव और अभ्यास की दृष्टि से भी पिछड़ा है। बहुमत इसी का है, अस्तु वर्चस्व भी उसी का होना चाहिए। संपत्तिवान, बुद्धिवान संख्या की दृष्टि से अल्पमत है, पर वे वर्चस्व की दृष्टि से भारी पड़ते हैं। बड़ों को छोटे बच्चे संभालने पड़ते हैं। इस दृष्टि से अब तथाकथित बड़ों को नए ढंग से सोचना पड़ेगा। उन्हें संख्या की दृष्टि से अधिक किंतु क्षमता की दृष्टि से स्वल्प वाले जनु समुदाय को वैसे ही संभालना होगा जैसा कि अभिभावक अपने कई छोटे बच्चों को संभालते और समर्थ बनाते हैं। अब उन्हें कमजोरी की व्यवस्था का लाभ उठाने की अभ्यस्त नीति का इस प्रकार से परित्याग ही करना पड़ेगा। दैवी कुतियों का चमत्कार कहा जाता है। वह घोर अंधेरे के बीच न जाने कहाँ से सूर्य का गर्मा गर्म गोला निकाल देते हैं। चिर अभ्यास में आ जाने के कारण वे अजनबी प्रतीत नहीं होते, पर वस्तुतः है तो सही। आकाश में न जाने कहाँ से बादल आ जाते हैं और न जाने किस प्रकार बरस कर सारा जंगल एक कर देते हैं। यह अचंबा ही अचंबा है। सर्वनाशी युद्ध की खींची हुई तलवारें यदि म्यान में वापस लौट सकती हों तो समझदारों को अपनी जानकारी में एक और भी सम्मिलित करनी चाहिए कि देशों का वर्तमान विभाजन कारणों की दृष्टि से भी और परिणामों की दृष्टि से भी जितना अस्वाभाविक और अहितकर है उसे बदलना पड़ेगा। यह बदलाव इस दृष्टि से नहीं होगा कि कौन सा गुट कितना समर्थ है और मांस का कितना बड़ा टुकड़ा उखाड़ ले जाता है, वरन इस दृष्टि से होगा कि आदमी को आखिर इसी धरती पर रहना है, चैन से रहना है, देर तक रहना है। यदि सचमुच ऐसा ही है तो रोज रोज की खिचखिच करने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि वह एक बार बैठकर शांत चित्त से विचार कर लिया जाए और जो कुछ भी भला बुरा निश्चित करना हो कर लिया जाए। यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि किस्तों में नहीं, एक मुश्त फैसला होना है। आदमी खंडित नहीं रहेगा। एक जाति वर्ग लिंग की दीवारों में उसे खंडित नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार भूमि के टुकड़े इस दृष्टि से मान्यता प्राप्त नहीं कर सकते कि किस समुदाय ने कितने क्षेत्र पर किस प्रकार कब्जा किया हुआ है। पुरातन की दुहाई देने में अब कोई लाभ नहीं। चिर पुरातन चिर नवीन में परिवर्तन किया जाना है। जब धरती बनी और आदमी उगा था तब देश जाति की कोई क्षेत्रीय विभाजन रेखा ही नहीं थी। आदमी अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी आ जा सकता था। जहाँ जीवनोपयोगी साधन मिलते थे वहीं पर रम सकता था और बस सकता था। आदमी की आदत समेटने की है, खदेड़ने की नहीं। इसलिए उसने परिवार, मोहल्ले, गांव बसना आरंभ कर दिया।
अब क्या ऐसी आफत आ गई कि जो आपस में मिलजुल कर नहीं रहा जा सकता, मिल बांट कर नहीं खाया जा सकता। जो अधिक समेटने की कोशिश करेगा वह ईर्ष्या का भाजन बनेगा और अधिक घाटे में रहेगा। जिसके पास अधिक है वह ईश्वर का अधिक प्यारा है, अधिक पुण्यात्मा या अधिक भाग्यवान है। यह कथन प्रतिपादन अब अमान्य ठहरा दिए गए हैं। बात कठिन है, संघर्ष का रुकना भी कठिन है। जिसे इस कठिनाई के सरल हो जाने पर विश्वास हो, उसे उसी मान्यता में एक कड़ी और भी जोड़नी होगी कि संसार का नक्शा और नया विधि विधान बनेगा। यह पुरातन कलेवर तो बहुत पुराना हो गया, उसकी चिंदियाँ और धज्जियाँ उड़ गई है, उसे सिवा कर काम नहीं चल सकता। यह बहुत छोटी दुनिया का है। अब वह 3 वर्ष की नहीं रही, 23 वर्ष की हो गई है। इसलिए समुचे आच्छादन को नए सिरे से बदलना पड़ेगा। शासनाध्यक्षों को नए ढंग से सोचने के लिए हम विवश करेंगे कि वे लड़ाई की बात न सोचें। पुनः एक बार फिर सुन लीजिए। शासनाध्यक्षों को नए ढंग से सोचने के लिए हम विवश करेंगे कि वे लड़ाई की बात न सोचें। बढ़े हुए कदम वापस लौटाएं, खुली तलवारें वापस म्यान में करें। इसके साथ ही मनुष्यों को यह मानने के लिए विवश करेंगे कि दुनिया के वर्तमान गठन की अनुपयुक्त घोषित करें और हर किसी को बतावें कि चिर पुरातन ने दम तोड़ दिया और उसके स्थान पर नित्य नवीन को अब परिस्थितियों के अनुरूप नूतन कलेवर धारण करना पड़ रहा है। एक दुनिया एक राष्ट्र की मान्यता अब सिद्धांत क्षेत्र तक सीमित न रहेगी। उसके अनुरूप ताना बाना बुना जाएगा और वह बनेगा जिसे एक विश्व, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति कहा जा सके। जाति, लिंग और वर्ण और धन के आधार पर बरती जाने वाली विषमता का अंत समय अब निकट आ गया है। इसके लिए जो कुछ करना आवश्यक है वह सूझेगा भी और विचारशील लोगों के द्वारा पराक्रम पूर्वक किया भी जाएगा। इस हेतु विश्व चिंतन में ऐसी उथल पुथल होगी जिसे उल्टे को उलटकर सीधा करना कहा जा सके। अब परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि ऐसे 3 महत्वपूर्ण मोर्चे हैं जिन पर हमें कार्य करना है। वो कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण मोर्चे हैं, आइए स्वाध्याय करते हैं। राम रावण युद्ध प्राय 2 महीने चला था। इसके बाद उन रीछ वानरों का क्या हुआ जो दल बल समेत ऋषिमुख क्षेत्र के समेत बटोर कर लाए गए थे। नल नील ने एक पुल बनाने के बाद पेंशन ले ली थी क्या? भरत लक्ष्मण चमर ऋषि डुलाते रहे थे क्या? नहीं, वे अब सृजनात्मक कार्यों में व्यस्त हुए थे और सतयुग की वापसी की योजनाबद्ध सरंजाम जुटाते रहे थे। कृष्णकालीन गोवर्धन उठाने के उपरांत छुट्टी पर नहीं चले गए थे। महाभारत भी प्राय 2 महीने में ही समाप्त हो गया था। इसके बाद उन सब लोगों ने क्या किया? इसका उत्तर भी यही है कि परीक्षित के तत्वाधान में सुसुविधाओं की स्थापना के विशालकाय प्रयत्न हुए थे। यही रीछ वानर करते रहते थे। बुद्ध की परिवारजक दीक्षा और संगारामों के निर्माण का जो वर्णन मिलता है वह सब मिलाकर 20-30 वर्षों का है। इसके उपरांत वह लाखों की बौद्ध मंडली विसर्जन तो नहीं कर दी गई थी। जेल से छूटने के उपरांत भी सत्याग्रही, सर्वोदय आदि के रचनात्मक कामों में लगे रहे। इतिहासकारों को कुछ शैली ही ऐसी है कि विवाह की धूमधाम आगवानी भर का उल्लेख करते हैं। उसके उपरांत दोनों परिवारों में क्या हलचल रही इसका वर्णन करने में उन्हें रुचि नहीं होती। इतने पर भी यह नहीं समझा जाना चाहिए कि आरंभिक मार धाड़ प्रधान घटनाक्रम ही सब कुछ होता है। महत्वपूर्ण तो वह रहता है जो सृजन की दृष्टि से किया जाता है और लंबे समय तक चलता है। बीज एक दिन में बो दिया जाता है, मुहूर्त उसी का निकालते हैं, पर फसल आने तक जो लंबी व्यवस्था बनानी पड़ती है उसकी चर्चा तो लोग भूल ही जाते हैं। पर इससे क्या? वर्णन उल्लेख वाले अपनी बात आप जाने, तथ्य तो जहाँ के तहाँ रहेंगे। ऑपरेशन 1 मिनट में हो जाता है,
पर मरहम पट्टी तो घाव भरने के लिए महीनों करनी पड़ती है। बात सूक्ष्मीकरण के संदर्भ में चल रही थी, उसका एक पक्ष ही हमारे जिम्मे है। गाड़ी जहाँ दलदल में फंस गई है उसे निकाल देने और सड़क पर खड़ी कर देने जितनी ही क्षमता और अवधि अपने पास है, पर यह नहीं समझना चाहिए कि उसके बाद कुछ करने को शेष ही नहीं रहेगा। जो करना होगा वह इतना ही बड़ा होगा जो 15 मिनट के ऑपरेशन के उपरांत रोगी को अच्छा करने के लिए महीनों करना पड़ता है। बहुमुखी सृजन उससे कठिन है जितना कि इस बिगाड़ को उत्पन्न करने में करना पड़ा है। लोगों ने व्यक्तियों को भटकाने और समाज में गिराने वाले अनेकानेक खर्चीले और शर्मसादे प्रयत्न किए हैं और मुद्दतों से दुर्व्यसन पाने वाले लोगों के स्वभाव के अंग बन गए। अब उन्हें छुड़ाना ही नहीं, उनके स्थान पर नई व्यवस्था बनानी और नई सभ्यता खड़ी भी करनी है। हमारी दो प्रकार की कार्य पद्धति है, एक को ढाल और दूसरी को तलवार कहना चाहिए। एक से बचाव और दूसरे से खदेड़ना है। इन दिनों खदेड़ने वाला काम प्रत्यक्षतः बड़ा दिखता है, क्योंकि उसने जीवन मरण जैसी समस्या उत्पन्न कर दी है। विनाश अपनी चरम सीमा पर है। उसे अभी और कुछ समय खेल खेलने दिया जाए तो फिर लाखों वर्षों की संचित सभ्यता और प्रकृति का कहीं अता पता भी नहीं चलेगा। धरातल की दुर्गति शमशान जैसी होगी और यहाँ कंकाल बिखरे तथा भूतनाश के दृष्टिगोचर होंगे। इस विनाश विभीषिका के उत्पादन केंद्रों पर समय रहते गोलाबारी करनी है, ताकि महाप्रलय का अवसर प्राप्त करने से पूर्व ही वे अपने हाथ पैर तुड़ा बैठें और वह न कर सकें जो करने की डींग हाँकने और आतंक मचाते हैं। यह एक काम हुआ, यह हमारे अपने जिम्मे है। सूक्ष्मीकरण के उपरांत हमें विश्वास है कि दधीची वाला इंद्र व्रज बन सकेगा जो वृतासुर का अहम चूर्ण कर सके। हमें विश्वास है कि जिस शांति और प्रगति की प्यास से धरातल जल रहा है उसे शीतलता प्रदान करने योग्य गंगावतरण हो सकेगा। इसमें किसी भागीरथ का तप काम भी आएगा।